हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स चैप्टर 3 क्लास 9 का है और इसके अभी तक हम लोग 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो आज हम लोग पढ़ेंगे 3rd पार्ट्स। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्शन लॉ, यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड क्या नियम होते हैं जब भी कोई भी पार्टीज या कैंडिडेट चुनाव प्रचार करते हैं। सो उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है, वही हम लोग जानेंगे। सो नो पार्टी और कैंडिडेट, यानी कोई भी पार्टी हो या फिर कोई कैंडिडेट, इसका मतलब उम्मीदवार क्या नहीं कर सकता वो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, यानी कि वोटर्स को ना तो रिश्वत दे सकता है और ना ही उसको धमका सकता है, डरा सकता है। सेकेंड पॉइंट, अपील इन द नेम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर किसी भी वोटर से अपील नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट, यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेस, यानी कि गवर्नमेंट रिसोर्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसके दौरान, फॉर इलेक्शन कैंपेन, यानी कि जब भी चुनाव प्रचार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेंड मोर देन 25 lakhs, कब, लोकसभा के इलेक्शन में 25 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। और असेंबली यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तब 10 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं, इन जो 4 पॉइंट में हमने बताया, अगर कोई भी पार्टीज और कैंडिडेट ऐसा करता है तब क्या हो सकता है, देन रिजेक्टेड बाय कोर्ट इवन आफ्टर इलेक्टेड, अगर वो उसके बाद जीत भी जाते हैं तो कोर्ट उनका जो सदस्यता है उसको रिजेक्ट कर सकती है। सो ये अभी हमने पढ़ा इलेक्शन लॉ। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है ये पढ़ते हैं। इट इज बेसिकली ए सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस, एक तरीके से गाइडलाइंस होती है, किसको फॉलो करनी पड़ती है, टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को जो चुनाव में इलेक्शन लड़ता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, उनको ये जो गाइडलाइंस होती है वो फॉलो करनी पड़ती है ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, यानी कि इलेक्शन के दौरान, वही होता है कोड ऑफ कंडक्ट। सो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि जहां पर पूजा की जाती है ऐसी जगह को कभी भी इलेक्शन पर्पस से यूज में नहीं लिया जाएगा, फॉर इलेक्शन पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट, यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट या फिर ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, कोई भी गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स होगा, एयरक्राफ्ट होगा या फिर ऑफिशियल होगा, कुछ भी ऑफिसर होगा, तो उन सब का कभी भी इलेक्शन के दौरान यूज नहीं किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिस्टर कैन नॉट स्टार्ट बिग प्रोजेक्ट, कोई भी मिनिस्टर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट इलेक्शन से पहले नहीं कर सकता। और टेक बिग पॉलिसी डिसीजन, ना ही कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन स्टार्ट कर सकता है, ले सकता है। और मेक प्रोमिसेस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड बना देना या फिर रोड बना देना। सो इस तरीके की कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज होगी या फिर जो पब्लिक फैसिलिटीज होगी, ये कोई भी जो लीडर होगा चुनाव से पहले, जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तब अनाउंस नहीं किया जा सकता। सो अभी हमने पढ़ा पहले इलेक्शन लॉ क्या होता है, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, यानी कि वोट कैसे किया जाता है और उनकी फिर काउंटिंग कैसे होती है वो देखते हैं। सो सबसे पहले एक टर्म आती है इलेक्शन डे। इलेक्शन डे कौन सा डे होता है, द डे व्हेन वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जिस दिन वोटर वोट देते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्शन डे। सो इसका प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि हाउ इज वोटिंग डन इन इंडिया, कि इंडिया में वोटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले जो भी वोटर होगा वो जाएगा नियर बाय पोलिंग बूथ, और ये कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है या फिर स्कूल हो सकती है। सो यहाँ पे एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट, जिस भी पर्सन का वोटर लिस्ट में नाम होगा और वो जा सकता है अपने नियर बाय पोलिंग बूथ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इलेक्शन ऑफिसर आइडेंटिफाई हर, यानी कि जब वो स्कूल में या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर पहले से ही
इलेक्शन ऑफिसर होंगे और बहुत सारे कर्मचारी होंगे जो उनको वोटर आईडी की मदद से या फिर और किसी आईडी से उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको मार्क करने के बाद, पहचानने के बाद पुट ए मार्क ऑन फिंगर अलाउ हर टू कास्ट वोट। सो जो भी इलेक्शन ऑफिसर होगा वो जो भी वोट देने आएगा उसकी उंगली पे एक नीले रंग से मार्क कर देंगे ताकि वो पर्सन दोबारा से वोट ना दे सके और उस पर्सन को फिर इजाजत होगी कि वो वोट दे सकता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एन एजेंट सिट इनसाइड पोलिंग बूथ। कोई भी जो कैंडिडेट होगा उसका एजेंट पोलिंग बूथ के वहां पर प्रेजेंट होगा और उसका काम ये होता है कि वो चेक कर सके, इंश्योर कर सके कि वोटिंग टेक प्लेस इन ए फेयर वे, कि वोटिंग सही तरीके से प्रॉपरली हो रही है या फिर नहीं। सो अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वोटिंग, कि इंडिया में वोटिंग के कौन कौन से मेथड। पहले जो पुराना जो मेथड था वो था बैलेट पेपर मेथड। नाउअडेज हम लोग यूज करते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सो पहले हम लोग जानते हैं बैलेट पेपर क्या होता था। बेसिकली इट इज ए शीट ऑफ पेपर होता था ऑन विच नेम अलोंग विद पार्टी नेम एंड सिंबल आर लिस्टेड, जिसके ऊपर कोई भी जो पार्टीज होती थी और जो कैंडिडेट होता था उसका नाम लिखा हुआ होता था। ये एक तरीके से शीट ऑफ पेपर होता था। नाउअडेज हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज करते हैं जिसका नाम है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो क्या करती है, यूज टू रिकॉर्ड वोट को रिकॉर्ड करती है। सो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें इट शो नेम एंड पार्टी सिंबल। ईवीएम क्या शो करता है, ये जो भी कैंडिडेट होगा, पार्टी होगी, उसका नाम वहां पर सिंबल के रूप में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, वोटर हैज टू प्रेस द बटन। फिर जो भी वोटर जाएगा उसको जो भी उसको कैंडिडेट चुनना है उसके सामने जो भी बटन होगा वहां पे वो प्रेस कर देगा। नेक्स्ट, वंस पोलिंग इज ओवर ऑल ईवीएम आर सील्ड एंड टेकन टू सिक्योर प्लेस। जैसे ही जो सबकी वोटिंग हो जाएगी उसके बाद सारी ईवीएम मशीन को सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और उसको एक सिक्योर प्लेस तक लेके जाएंगे। जब तक रिजल्ट डेट अनाउंस नहीं हो जाती तब तक उसको प्रॉपर सिक्योरिटी में रखा जाएगा और जिस दिन जो रिजल्ट अनाउंस होता है उस दिन ऑल ईवीएम ओपन एंड वोट काउंटेड। तो सारी की सारी ईवीएम उस दिन ओपन की जाएगी और जो भी वोट होंगे उसको काउंट किया जाएगा और उसके बाद जो विनर है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि वोटिंग किस तरीके से होती है इंडिया में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, यानी कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, तो इसका हमें रीजन बताना है। सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बताना चाह रहा है कि जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं इंडिया में। सो इसके आपको रीजन बताने हैं। सो फर्स्ट रीजन है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, के इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है। सो अब हम लोग जानेंगे इंडिपेंडेंट कमीशन के बारे में। इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय ईसी, ईसी मींस इलेक्शन कमीशन। इंडिया में जो भी इलेक्शन होता है वो कौन कंडक्ट करवाता है, वो करवाता है इलेक्शन कमीशन। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से अलग होता है, ये आजाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है। सो नेक्स्ट, प्रेसिडेंट अपॉइंट, इसको कौन अपॉइंट करता है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को, इसको अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे बोलेंगे सीईसी, उसको कौन चुनेगा, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, ही इज नॉट आंसरेबल टू गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट। सो ये ना तो प्रेसिडेंट के लिए आंसरेबल होगा और ना ही गवर्नमेंट के लिए, इसको बहुत सारी पावर्स होती हैं। सो अब हम लोग वन बाय वन करके इनकी पावर को पढ़ते हैं। पहली पावर क्या होती है, टेक डिसीजन, कि जो भी इलेक्शन कमीशन होता है वो डिसीजन लेता है किसके बारे में, फॉर कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन, कि इलेक्शन को किस तरीके से करवाना है और कैसे इसको कंट्रोल करना है, ये सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है, इलेक्शन कमीशन। सो इट डिक्लेयर इलेक्शन डेट एंड रिजल्ट, इलेक्शन कमीशन ही जो भी इलेक्शन डेट होती है और कौन सी डेट को रिजल्ट आएगा वो सारी डेट इलेक्शन कमीशन
डिक्लेयर करता है। सेकंड फंक्शन, सेकंड पावर क्या है इलेक्शन कमीशन के? इट इम्प्लीमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो अभी पढ़ा था कि कोड ऑफ कंडक्ट कौन निर्धारित करता है, कौन इंप्लीमेंट करवाता है? इलेक्शन कमीशन। और साथ के साथ ये पनिश भी करता है, पनिश गवर्नमेंट, पार्टीज और कैंडिडेट। कोई भी जो कैंडिडेट होगा, कोई भी जो पार्टीज होगी, अगर वो प्रॉपरली इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती तो जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको पनिश कर सकता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम पे इट इशू गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस इशू जारी करती है। सो गवर्नमेंट पावर नॉट मिसयूज, ताकि जो गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। लास्ट पॉइंट, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, ये है गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर जब भी ड्यूटी पे होंगे इलेक्शन टाइम पर, सो दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो वो लोग इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत काम करेंगे, ना कि गवर्नमेंट, नॉट द गवर्नमेंट, कि उनको जो भी डायरेक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होगी वो इलेक्शन कमीशन की फॉलो करनी होगी, वो गवर्नमेंट की डायरेक्शन फॉलो नहीं करेंगे ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। सो अभी हमने देखा कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक क्यों होते हैं। तो पहला जो हमने जो मेन रीजन स्टार्टिंग में जाना वो था कि इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है। अब इसके जो सेकंड पॉइंट है वो अब हम लोग जानते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। सो पीपल पार्टिसिपेशन इज मेजर्ड बाय वोटर टर्न आउट फिगर, कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो किससे मेजर किया जाता है? वोटर टर्न आउट फिगर से। सो टर्न आउट का मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट्स परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट, कि कितने परसेंट लोग अपना वोट दे रहे हैं, वो माना जाएगा वोटर टर्न आउट। सो इंडिया में क्या देखा गया है कि जो गरीब लोग होते हैं, पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू रिच, यानी कि रिच के मुकाबले, पैसे वालों के मुकाबले इंडिया में जो पुअर लोग होते हैं, इलिटरेट, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेशन के थ्रू इट पुट प्रेशर ऑन पार्टीज, जो वोटर्स होते हैं पार्टीज पे प्रेशर बना सकते हैं ताकि टू अडॉप्ट पॉलिसीज फेवरेबल टू देम, ताकि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जो वोटर्स के लिए फायदेमंद हो। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इंक्रीज, कि इंडिया में जो वोटर्स का इंटरेस्ट है वो पहले के मुकाबले ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, अब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। लास्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स, यानी कि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे पार्टीज जीते या हारे, सभी पार्टीज उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करती है, इसलिए इंडिया में जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। सो इसको जान लेते हैं। इंडिया में जो रूलिंग पार्टीज होती है वो लगातार चुनाव हारती रहती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे बात हो या फिर नेशनल लेवल पे बात हो। नेक्स्ट, हाफ ऑफ सिटिंग एमपीज और एमएलए लूज इलेक्शन, इंडिया में ये देखा गया है लगभग आधे जो एमपीज और एमएलए है वो नेक्स्ट इलेक्शन अपना हार जाते हैं। थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट लूज इलेक्शन, कौन से जो वोट खरीदते हैं या फिर जिनका किसी क्रिमिनल कनेक्शन होता है वो कैंडिडेट अक्सर चुनाव हार जाते हैं। लास्ट पॉइंट, इलेक्टोरल आउटकम्स एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट, यानी कि जन आदेश माना जाता है बाय डिफीटेड पार्टीज, हारी हुई पार्टी होती है वो जो भी रिजल्ट आता है उसको जनादेश मान के, यानी पीपल्स वर्डिक्ट, लोगों की इच्छा मान के उसको एक्सेप्ट करती है, उसमें ज्यादा मतलब कि लड़ाई झगड़े या ज्यादा इशू नहीं करती। सो इन पॉइंट से हमने जाना कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं फ्री एंड फेयर तरीके से होते हैं, इसलिए इंडिया में इलेक्शन को डेमोक्रेटिक माना गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो कि है चैलेंजेस एंड लिमिटेशन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि इंडिया में जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं तो क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या लिमिटेशन है इसकी। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज रिच कैंडिडेट एंड पार्टीज एंजॉय अनफेयर एडवांटेज ओवर द स्मॉलर पार्टीज। इसका मतलब जो पार्टीज पैसे वाली होगी या फिर जो कैंडिडेट ज्यादा पावरफुल पैसे वाला होगा वो अनफेयर एडवांटेज उठाएगा किसके मुकाबले, जो स्मॉलर पार्टीज के मुकाबले, क्योंकि पैसों का यूज करके वो इलेक्शन रिजल्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, वोटर्स को मैनिपुलेट करता है, यानी कि उसको
गुमराह करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, कैंडिडेट विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, यानी कि जिस भी कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होता है वो इजीली सिक्योर टिकट्स फ्रॉम द पार्टी। थर्ड पॉइंट इज सम फैमिलीज डोमिनेट। इंडिया में ये देखा गया है कि कुछ फैमिलीज डोमिनेट करती है, ज्यादा पावर उन्हीं की चलती है और उनके गाइडेंस में वो पार्टीज काम करती है। इसमें ये देखा गया है कि टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर रिलेटिव्स, टू देयर फैमिलीज, कि अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को ही वो पार्टीज क्या करती है, टिकट दे देती है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्शन ऑफ वेरी लिटिल चॉइस टू सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन के सामने बहुत ही कम चॉइस होती है कि उनके पास एक अच्छा कैंडिडेट नहीं होता। एज मेजर पार्टीज आर सिमिलर इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ये देखा गया कि ज्यादातर जो पार्टीज होती हैं उनकी पॉलिसीज भी मिलती जुलती होती है, उनका काम भी लगभग सेम सा होता है। जिस वजह से जो वोटर्स होता है उसको प्रॉपर चॉइस नहीं मिल पाती, एक अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल पाता। लास्ट पॉइंट इज स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर, कि इंडिया में देखा गया कि जो स्मॉलर पार्टीज होती है और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे, यानी कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उनको ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है, ज्यादा सफर करना पड़ता है। सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज, यानी बड़ी पार्टी के मुकाबले उनको ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर थर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आज कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के जो नोट्स है वो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे से कंप्लीट करेंगे। तब तक इस चैनल को आप अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।